तो इस वीडियो में हम हमारा एंजाइम वाला यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ये वाली जो वीडियो है एंजाइम की एक जनरल इंट्रोडक्शन होने वाली है। यहाँ पे हम बस एक ओवरव्यू देंगे आपको एंजाइम का, और फिर उसके बाद जो है डिटेल में जाएंगे। हर एक जो एंजाइम का टॉपिक हमें कवर करना है वो आगे की वीडियोज़ में होगा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एंजाइम होता क्या है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन एंजाइम इज़ अ प्रोटीन और आरएनए। तो पहला चीज़ ये होता है कि एंजाइम जो है या तो प्रोटीन होता है या आरएनए होता है, प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। ठीक, तो जो लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ये एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। जो ये एंजाइम आपका प्रोटीन या आरएनए है, विच इज़ हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है हाईली स्पेसिफिक एंड हाईली कैटालिटिक। ठीक, तो ये बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब होता है कि ये जो आपका एंजाइम है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला है। ठीक, एक एंजाइम जो है किसी एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, ठीक, किसी अदर रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा। हाईली कैटालिटिक का मतलब होता है कि एक एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो कई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का कैटालिसिस करा सकता है, कई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करा सकता है वन एट अ टाइम। ठीक, तो हाईली कैटालिटिक होता है टू इट्स सब्सट्रेट्स आपको पता है वो चीज़ें होती हैं जो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, जो रिएक्टेंट साइड में आते हैं। बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लें, सबस्ट्रेट, ठीक है, और सबस्ट्रेट जो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यूजुअली एरो के ऊपर आप अपने कैटलिस्ट लिखते हो। ठीक है, एंजाइम जो होता है एक बायो कैटलिस्ट होता है, तो उसको हम यहाँ पे रिएक्शन एरो के टॉप पे लिखेंगे। तो एंजाइम जो है वो आपके सबस्ट्रेट के रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको चेंज कर रहा है। एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिकुलर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर का क्या मतलब होता है कि उसका जो मॉलिकुलर मास है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल है ये। जैसे आपको पता है प्रोटीन्स भी लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और सिंस एंजाइम एक प्रोटीन ही है तो वो भी मैक्रोमोलिकुलर होगा। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों है? क्योंकि और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनको जनरेट कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनको बनाते हैं। ठीक है, वरना वैसे जो कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजनेशन के लिए आप निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम यूज़ कर सकते हो। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम बनाने के लिए आपको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक सिंपल कैटलिस्ट है। ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, केमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स कैन बी कैरिड आउट इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड स्पेसिफिकली अंडर माइल्ड कंडीशंस। इसका क्या मतलब होता है कि हो सकता है कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन हो या कोई बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म का कोई रिएक्शन हो। ठीक है, अब वो अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो है उसको हो सकता है वो ना हो, और उसको कराने के लिए आपको बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस लगाने पड़े। जैसे एक्सट्रीम एसिडिटी हो सकती है, एक्सट्रीम पीएच हो सकता है, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सकता है। तो अब एक्सट्रीम पीएच या एक्सट्रीम टेम्परेचर किसी ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं चाहेगा कि वो रिएक्शन कराने के लिए उन एक्सट्रीम कंडीशंस को उसको अपने बॉडी के अंदर बनाना पड़े। तो जो यहाँ पे आपके एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वही रिएक्शन को विदाउट दोज एक्सट्रीम कंडीशंस कैटलाइज कर सकते हैं। ठीक, रिएक्शन तो हो ही रहा है, बस उसका रेट जो है वो इंक्रीज़ करा जा सकता है। ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग सच एक्सट्रीम कंडीशंस, माइल्ड कंडीशंस के अंदर ही जो है वो रिएक्शन आपका हो रहा है। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स जो है बेसिकली एंजाइम को हम उसी जो चीज़ वो लिखी हुई है हमने स्टेटमेंट में, इन पॉइंट्स हम उसको कैसे बता सकते हैं कि एंजाइम आपका या तो प्रोटीन या आरएनए होता है, हाईली एफिशिएंट होता है, मतलब एक जो आपका एंजाइम है वो मैनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कैटलाइज कर सकता है। हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है, मतलब हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ठीक है, हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। इस सबस्ट्रेट पे केवल ये वही एक एंजाइम एक्ट करेगा। अगर आपने सबस्ट्रेट चेंज कर दिया, ठीक है, मान लीजिए रिएक्शन का नेचर भी वही है, ठीक है, मान लीजिए आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं किसी मॉलिक्यूल का, ठीक, पर अगर आपने मॉलिक्यूल चेंज करा दिया तो वो एंजाइम अब उस सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा, ऑल्दो रिएक्शन हाइड्रोलिसिस का ही है। ठीक, तो एंजाइम जो होता है उसको हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, हमें पता ही है, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन है तो मैक्रोमोलिक्यूल होगा। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एंजाइम जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है, रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। ठीक, तो ये एंजाइम का जनरल डेफिनेशन हो गया। उसके बाद देखिए एंजाइम जो है हमने पढ़ा कि हाँ एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। बट नॉर्मल कैटलिस्ट में जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, एंड एंजाइम में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे, डिफरेंस ऑफ एंजाइम फ्रॉम कैटलिस्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो जस्ट लाइक कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट की तरह एंजाइम्स डू नॉट अल्टर द केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब केमिकल
एंजाइम जो है कैटलिस्ट की तरह ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये डिफरेंस नहीं बता रहे हैं, अभी हम सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि जैसे कैटलिस्ट किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करता है, ठीक है, उसी तरह से जो आपका एंजाइम है वो भी किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। कैटलिस्ट कर क्या रहा है या एंजाइम करता क्या है, वो बस रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, ठीक है। वही लिखा है आगे, ओनली इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट या एंजाइम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करते हैं, वो बस रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। या फिर अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज नहीं करता है, ठीक है। उससे हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, तो वो रिएक्शन होगा, बस अगर आपको उसके रिएक्शन के रेट को चेंज करना है तो आप कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बट अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी कैटलिस्ट नहीं है कि रिएक्शन में डाल दिया जाए और रिएक्शन होने लगे। इसका मतलब कैटलिस्ट या एंजाइम जो है वो रिएक्शन के गिब्स फ्री एनर्जी को या रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को चेंज नहीं करता है, रिएक्शन के केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करता है, बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है, आइदर डायरेक्शन में, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ठीक है। यूजुअली बढ़ाता है, ठीक है, इसीलिए हम कैटलिसिस बोलते हैं कि यूजुअली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन घटा भी सकता है, बट मोस्ट केसेस में एंजाइम या कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। डिफरेंसेस क्या होते हैं कैटलिस्ट और एंजाइम में, वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है कि दे डिफर फ्रॉम कैटलिस्ट इन सर्टेन एस्पेक्ट, मतलब एंजाइम डिफर्स फ्रॉम कैटलिस्ट इन सर्टेन एस्पेक्ट। पहला ये होता है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको बनाते हैं, दे आर प्रोड्यूस इन लिविंग सेल्स। कैटलिस्ट आर नॉट, कैटलिस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनाते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल अगेन मैंने हाइड्रोजनेशन का दिया आपको कि हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन टू एल्केन आप करा सकते हो, ठीक है, यूजिंग निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। इसको बनाने के लिए आपको किसी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है एंजाइम्स अनलाइक कैटलिस्ट कैन नॉट लास्ट इनडेफिनेटली, ठीक है। एंजाइम जो है उसका लाइफ टाइम इनफाइनाइट नहीं होता। ऐसा नहीं कि एंजाइम आपने बस एक बार किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने एंजाइम एक बार बना लिया, उसके बाद फिर उसी एंजाइम से वो अपने ज़िंदगी भर जो है वो अपना रिएक्शन कैटलाइज कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, सिंस दे आर कोलाइडल इन नेचर, ठीक है। जो आपके एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और कोलाइडल नेचर के होते हैं, ठीक। अगर आपने कोलॉइड्स के बारे में अगेन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कोलॉइड्स जो होते हैं वो काफ़ी डेलिकेट फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं मिक्सचर होता है, ठीक। जहाँ पे आपके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो आपके लिक्विड फेज में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, या एक फेज़ में सस्पेंडेड होते हैं, और अगर आपने ज़रा से भी उस फेज़ में कुछ चेंज किया तो आपका कोलॉइड जो है वो कोगुलेट कर सकता है। तो ये जो आपके एंजाइम होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है दे ऑफन बिकम डैमेज्ड और इनएक्टिवेटेड बाय द रिएक्शंस दे कैटलाइज। तो अगर ये बार बार इनका यूज़ होता है, ठीक है, तो ये या तो डैमेज हो सकते हैं या इनएक्टिवेट हो सकते हैं। डैमेज हो सकते हैं कैसे, ऐसे अगर जैसे एंजाइम बेसिकली आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है आपको पता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहीं फोल्डिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, सीक्वेंसिंग में कोई मिस्टेक हो गई तो प्रोटीन की एक्टिविटी ख़त्म हो सकती है। तो वही एंजाइम के साथ भी हो सकता है, ठीक है, अगर उसका स्ट्रक्चरल में कुछ डिफॉर्मिटी आ गई, ठीक है, सीक्वेंसिंग में कुछ चेंजेस आ गए तो एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो सकती है, एंजाइम डैमेज हो सकता है, ठीक है, या इनएक्टिव भी हो सकता है, मतलब क्या कहते हैं काम ही ना करे, एकदम ही ना काम करे, ठीक। तो वो चीज़ होती है। तो दे मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड इन द बॉडी फॉर बाय फर्दर सिंथेसिस। मतलब वो ऑर्गेनिज्म को जो है वो समय समय पे वो एंजाइम को जो है अपने बॉडी में दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो एंजाइम उसने पहले बनाया था वो एक टाइम के बाद या तो डैमेज हो जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो जो आपके एंजाइम्स हैं उनको समय के साथ रिप्लेस करना पड़ता है। कैटलिस्ट के साथ यूजुअली ऐसा नहीं होता, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं उनके साथ यूजुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो डैमेज नहीं होते हैं, ठीक है, या वो इनएक्टिव नहीं हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, ओके। और लास्ट चीज़ इसमें यहाँ पे लिखी हुई है कि अनलाइक कैटलिस्ट्स मोस्ट इंडिविजुअल एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिसिटी की हमने बात करी थी कि जो एंजाइम है आपका वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कैटलाइज करता है, ठीक है। अगर आप सबस्ट्रेट चेंज कर दोगे तो फिर वो एंजाइम अब नए सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा, उस नए सबस्ट्रेट के लिए कोई और एंजाइम होगा जो उस पर रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली आप समझ लो कि ऐसे ये एक पेयर की तरह होता है, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, जोड़ीदार होते हैं, एक साथ चलते हैं, ठीक है। दैट इज़ दे एक्ट ऑन अ सिंगल और स्ट्रक्चरली रिलेटेड सब्सटेंसेस, ठीक, वही चीज़ लिखी हुई है।
और नॉर्मल कैटलिस्ट में क्या होता है, जैसे अगेन मैं वही एग्जांपल लूँगा हाइड्रोजनेशन का, ठीक है। तो निकल, प्लैटिनम में पैलेडियम, ये आपके हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी एल्कीन हो सकता था, ठीक है। 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 10 कार्बन का, कोई भी एल्कीन होगा, ठीक है, उसको आप एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम से कैटलाइज करके, ठीक। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि वो किसी भी एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है। बट जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम आपके, वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही काम करते हैं। ये इनका डिफरेंस है नॉर्मल कैटलिस्ट से। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर देखिए, ये जो तीसरी चीज़ है कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियोज़ आगे बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम एक ओवरव्यू देखने वाले हैं कि एंजाइम के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, या एंजाइम किस किस एंजाइम में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं आपकी। तो देखिए, एंजाइम जो है उसको आप 2 ब्रॉड ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है पहला आपका एक्टिव प्रोटीन, और दूसरा होता है होलो एंजाइम, ठीक है। अगेन इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे बस हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। तो एक्टिव प्रोटीन क्या होता है? एक्टिव प्रोटीन जो है वो एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको एक्टिविटी दिखाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद से ही एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब है कि वो खुद से रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, ठीक है। दिस एंजाइम मॉलिक्यूल इज कंप्लीट एज अ होल, मतलब खुद से ही वो कंप्लीट है, ठीक है। एंड डज नॉट रिक्वायर अ को फैक्टर फॉर एक्टिवेशन, ठीक। बेसिकली को फैक्टर हम देखेंगे अभी यहीं पे, ठीक है। तो इस जो प्रोटीन है, एक्टिव प्रोटीन जो है, वो आपका एंजाइम की तरह काम कर रहा है, रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो प्रेजेंट, अगर आपका एक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट है और उसके करस्पॉन्डिंग जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, तो वो उस रिएक्शन को कैटलाइज कर देगा, बस। होलो एंजाइम क्या होता है आपका? होलो एंजाइम जो है वो आपका 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली होलो एंजाइम के 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका एपो एंजाइम और दूसरा कंपोनेंट होता है उसका कोफैक्टर। एपो एंजाइम जो है आपका, ठीक है, वो इनएक्टिव प्रोटीन होता है, ठीक है। मतलब ये इनएक्टिव प्रोटीन है, ये एंजाइम है, ठीक है, बट अभी इनएक्टिव है, ठीक है। अभी ये रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता। इसको एक चीज़ अपनी साथ चाहिए रहती है जिसको कोफैक्टर कहा जाता है, और जब ये कोफैक्टर आके इस एपो एंजाइम में जुड़ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस साइन लगाया है, ठीक है, क्योंकि होलो एंजाइम जो होता है वो एपो एंजाइम और कोफैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। एपो एंजाइम इनएक्टिव प्रोटीन हो गया, अगर उसमें आपका कोफैक्टर आके ऐड हो जाता है तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को होलो एंजाइम कहते हैं। और अब जो ये इनएक्टिव प्रोटीन था एपो एंजाइम, जब इसमें कोफैक्टर आके जुड़ चुका है तो ये होलो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये होलो एंजाइम जो है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि होलो एंजाइम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम अलॉन्ग विद द कोफैक्टर फॉर्मिंग एन एक्टिव एंजाइम, ठीक। तब ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो आपका एक्टिव एंजाइम या होलो एंजाइम आपको मिलता है। एपो एंजाइम आपका सिंपली इनएक्टिव प्रोटीन होता है, ठीक है। और कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है, ठीक। तो एपो एंजाइम तो प्रोटीन है ही, बस इनएक्टिवेटेड है। कोफैक्टर जो होता है वो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है, और जो एपो एंजाइम से जुड़ के उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड बाय एपो एंजाइम टू शो कैटालिटिक एक्टिविटी। कोफैक्टर भी आपके 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 कंपोनेंट नहीं है कोफैक्टर के, 2 तरह के आपके कोफैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। या तो आपका कोफैक्टर एक को एंजाइम हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोफैक्टर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसको हम को एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर्स विच आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड को एंजाइम्स। और दूसरा आपका जो है कोफैक्टर हो सकता है कि कोफैक्टर आपका कोई मेटल आयन हो सकता है। तो मेटल आयन ऑब्वियसली आपका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो वो जो है उसको हम सिंपली मेटल आयन बोलते हैं, ठीक। तो ये जो कोफैक्टर है ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो को एंजाइम है या मेटल आयन है। कोफैक्टर जो है आपका नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है, वो जब को प्रोटीन कंपोनेंट एपो एंजाइम के साथ जुड़ता है तो वो एपो एंजाइम को एक्टिवेट करके होलो एंजाइम बना सकता है। होलो एंजाइम जो है आपके रिएक्शन को अब कैटलाइज कर सकता है। और फिर एक्टिव प्रोटीन तो खैर उसको तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, वो खुद ही से एक्टिवेटेड है, रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। सारी चीज़ें जो है हम आगे वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। 2 टर्म्स यहाँ पे और आते हैं, ठीक है। पहला एक टर्म आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक। तो कभी कभी ऐसा होता है, पहले पढ़ लेते हैं। कोफैक्टर्स बाउंड सो टाइटली टू द एंजाइम दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव विदाउट डैमेजिंग द एंजाइम, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी कोफैक्टर जो होता है वो आपके एपो एंजाइम से, ठीक है, इतनी टाइटली बाउंड होता है कि अगर आप कोफैक्टर को एपो एंजाइम से अलग करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो उस प्रोसेस में हो सकता है कि आप एंजाइम को ही डैमेज कर दो। तो वो कोफैक्टर्स जो अपने एंजाइम से इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं कि अगर उनको निकालने की कोशिश करी जाए तो वो एंजाइम को डैमेज कर सकते हैं, तो उनको हम जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो एक तरह से अब उस एंजाइम का ही एक तरह से पार्ट हो गए हैं, ठीक है। और अगर आपने वो
कोफैक्टर निकाल दिया तो फिर वो एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंजाइम बेसिकली आपका इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। प्रोस्थेटिक जैसे क्या होता है, कोई एडिशनल चीज़ होती है, ठीक है, जो किसी बॉडी में अटैच करी गई है ताकि उसकी फंक्शनैलिटी मेंटेन रह सके। ठीक है। जैसे कुछ प्रोस्थेटिक कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कुछ लोग अगर डिसेबल्ड लोग होते हैं तो उनको कुछ प्रोस्थेटिक आर्म, प्रोस्थेटिक लेग हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें बॉडी में अलग से अटैच करी जा सकती हैं। ठीक है, जिससे उनकी जो नॉर्मल दिनचर्या है वो मेंटेन हो सके। अगर वो प्रोस्थेटिक कंपोनेंट अगर उनकी बॉडी से निकाल दिया जाए तो उनका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो रिड्यूस हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसीलिए हम इनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और दूसरी जो चीज़ होती है, आइसो एंजाइम होता है या आइजो एंजाइम होता है, आइसोजाइम्स होता है। ठीक है। आइसो वर्ड अगेन आपका आ गया है, तो आइसो का मतलब सेम होता है। ठीक है। तो वो एंजाइम जो सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं उनको हम जो है आइसो एंजाइम्स से आइसोजाइम्स कहते हैं। ठीक है। डिफरेंट एंजाइम्स दैट कैटलाइज द सेम केमिकल रिएक्शन। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए कई एंजाइम्स हो, कई अलग अलग एंजाइम्स एक ही रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, पर ऐसा यूजुअली नहीं होता है। ठीक है। ये नहीं होता यूजुअली कि क्या कहते हैं, एक एंजाइम कई अलग अलग रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, ये नहीं होता यूजुअली। ठीक है। ये हो सकता है कि एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए कई अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट हो, बट एक ही एंजाइम कई अलग अलग रिएक्शंस को कैटलाइज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि एंजाइम जो है आपका वो हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। ठीक है। तो ये आपका एंजाइम का इंट्रोडक्शन था। ठीक। आप चाहो तो अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो आप एंजाइम के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है, कि एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता चला कि एंजाइम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, बट एंजाइम खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ठीक है। ये सारे एंजाइम की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ सकते हैं अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो, कोई सोर्स मटेरियल फॉलो कर रहे हो। अदर देन दैट ये आपका एंजाइम का ओवरव्यू था। आगे की वीडियो में हम फिर एंजाइम का नॉमेनक्लेचर और जो अलग अलग कंपोनेंट्स हमने बताए थे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।